गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने सेक्शन 9 तक कंप्लीट कर लिया था, तो चैप्टर सेकंड में आता है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट। आज अपन करेंगे सेक्शन 9A, जिसमें अपील एंड रिविजन का प्रावधान दिया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। क्लोज ए में बोला गया है कि एक्साइज ऑफिसर जो ऑर्डर करता है उसकी अपील कहाँ पे होगी, तो उसकी अपील एक्साइज कमिश्नर के पास में होगी। एंड देन क्लोज बी बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर है जो अपील के अलावा कोई भी अदरवाइज जो ऑर्डर करता है, अपील में ऑर्डर नहीं, जो अपील के अलावा कोई भी ऑर्डर करता है उसकी अपील होगी राजस्थान टैक्स बोर्ड डिवीजन के पास में। देन क्लोज 2 बोलता है कि अपील कितने दिनों में हो सकेगी। अपील हो सकेगी 60 डेज के अंदर। जो भी एक्साइज ऑफिसर के ऑर्डर की अपील और एक्साइज कमिश्नर के अदर देन अपील के अलावा कोई ऑर्डर की अपील वो 60 डेज के अंदर हो सकेगी। देन क्लोज 3 बोलता है कि राजस्थान टैक्स बोर्ड डिवीजन और एक्साइज कमीशन जो भी अपील में ऑर्डर करते हैं उनका ऑर्डर है जो फाइनल ऑर्डर के थ्रू देखा जाएगा, यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। देन क्लोज 4 बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर की अपील है, जो ऑर्डर में अपील की जाती है एक्साइज कमिश्नर की, वो राजस्थान टैक्स बोर्ड है, वो अपील का ऑर्डर डिवीजन में मंगा सकता है। राजस्थान टैक्स बोर्ड को ये पावर है कि एक्साइज कमिश्नर जो भी ऑर्डर करता है अपील के अंदर वो रिवीजन में मंगा सकता है। देन इसका प्रोवाइडेड बोलता है कि अगर कोई भी अपील है जो तब तक एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक 20% का उसका अमाउंट उसको पहले से पेबल ना हो, यानी कि जो भी अपील की जाएगी उसमें 25% का अमाउंट है जो पेबल किया जाएगा, तब जाके ये अपील एंटरटेन की जाएगी। फिर आता है कि जो भी रिवीजन में एक्साइज कमिश्नर की अपील का ऑर्डर है जो कि राजस्थान टैक्स बोर्ड रिवीजन के लिए मंगाता है वो रिवीजन कितने दिनों में हो सकेगा, तो ये रिवीजन 30 डेज में हो सकेगा। देन आता है सेक्शन 10 जो कि सिविल कोड्स के जुडिक्शन को बार किया गया है। सेक्शन 10 के अंदर ये बताया गया है कि सिविल कोड की जितनी भी जुडिक्शन है सिविल कोड को इसमें बार किया गया है। कोई भी ऑर्डर है सेक्शन 9B बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड, यानी कि जो भी कोई भी सिविल कोर्ट है उनको बार किया गया है कि इसमें कोई भी कार्रवाई या फिर कोई भी प्रोसीडिंग है वो नहीं चलाई जाएगी सिविल कोर्ट के थ्रू। तो इसमें है कि अगर कोई भी ऑफिसर है जो कॉम्पिटेंट है ऑर्डर पास करने के लिए, अगर किसी ऑफिसर के थ्रू कोई कंप्लेंट की जाती है, क्लोज ए बोलता है कि ऑफिसर के थ्रू अगर ऑफिसर कोई कंप्लेंट करता है तो भी सिविल कोर्ट को बार किया गया है। एंड देन सेकंड क्लोज बोलता है कि सेक्शन 9A के अंदर कोई भी ऑर्डर पास होता है उसमें भी सिविल कोर्ट को बार किया गया है, यानी कि सिविल कोर्ट यहाँ पे बार की गई है। कोई भी अगर ऑफिसर अगर कंप्लेन करता है उसमें भी सिविल कोर्ट बार की गई है, और 9A में जितने भी ऑर्डर होते हैं जिनकी अपील होती है वहां पे भी सिविल कोर्ट काम नहीं करेगी। देन आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड कन्फर्मिंग पावर, यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रदान। अपॉइंटमेंट
ऑफिसर एंड conferring powers, यानी कि अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है और उनको उनमें शक्तियां कौन प्रदान करता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट है जो कि ऑफिसर को अपॉइंट करती है और उनकी ड्यूटीज को बताती है। क्लोज ए बोलता है कि जो भी चैप्टर 8 में कोई भी कार्य है, यानी कि कोई भी एक्ट है या फिर कोई भी ड्यूटीज मेंशन की गई है, उनको एम्पावर करने के लिए जो भी ऑफिसर को ड्यूटीज और कोई भी एक्ट करने के लिए जो भी ऑफिसर को ड्यूटीज दी गई है, वो स्टेट गवर्नमेंट कार्य करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि जिन ऑफिसर को ड्यूटीज की पावर दी जाए। फिर क्लोज बी बोलता है, क्लोज बी है यानी कि ऑर्डर दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज असाइंड टू एन ऑफिसर, यानी कि जो भी एक्साइज कमिश्नर को एक्साइज कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ड्यूटीज दी गई हैं, जो भी पावर दी गई है, वो एक्साइज कमिश्नर किसी अदर ऑफिसर को भी डेलीगेट कर सकता है। अपनी जो पावर है वो किसी अदर ऑफिसर के पास भी डेलीगेट कर सकता है। यानी कि जैसे एक्साइज कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आके जो काम करेगा, जो ड्यूटीज करेगा, वो एक अदर ऑफिसर भी एक्साइज कमिश्नर की अंडर में आके काम कर सकता है। जो ड्यूटीज है एक्साइज कमिश्नर की, वो अदर ऑफिसर भी कर सकता है। देन आता है सेक्शन 10A। सेक्शन 10 एक बात करता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक एंड inspection of goods while in government, यानी कि जांच चौकी की स्थापना और संचालन के माल का निरीक्षण ये कौन करेगा। यानी कि जांच चौकी की एस्टेब्लिशमेंट और इंस्पेक्शन है वो कौन करेगा। तो ये पावर है जो कि एक्साइज कमिश्नर को दी गई है कि एक्साइज कमिश्नर है ये पावर सारी एक्साइज कमिश्नर के अंदर डेलीगेट की गई है कि जितनी भी जांच चौकी है, यानी कि जितने भी चेक पोस्ट बने हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन करेगा। उसके अंदर जो भी गुड्स आ रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करेगा, यानी कि उनकी जांच करेगा और उनका संचालन करेगा। फिर उपधारा 2 बोलती है, क्लोज 2 बोलता है कि आबकारी आयुक्त है, यानी कि एक्साइज कमिश्नर है, वो राज्य सरकार के किसी भी अन्य विभाग द्वारा स्थापित, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग के द्वारा स्थापित किसी भी जांच चौकी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए जांच चौकी होना घोषित कर सकता है। यानी कि एक्साइज कमिश्नर है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी भाग में अगर कोई भी जांच चौकी बनी हुई है, उसको जांच चौकी घोषित कर सकता है। और इस धारा के प्रयोजन के लिए जांच चौकी के लिए प्रभारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी अधिकारी, यानी कि एक्साइज कमिश्नर है जो कि एक जांच चौकी घोषित कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के अदर जो भी प्रोविजन दिए गए हैं अदर प्रयोजन के लिए कोई भी जांच चौकी है जो घोषित कर सकता है और वहां पे कोई भी अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यानी कि कोई भी अदर ऑफिसर है
वो अपॉइंट कर सकता है कि वहां की जांच चौकी की इंस्पेक्शन करे, या फिर कोई भी गुड्स है वहां पे जो भी गुड्स आते हैं उनकी इंस्पेक्शन करे। देन क्लॉज 3 बोलता है आबकारी योग्य वस्तु को ले जाने वाले यान या वाहन का ड्राइवर का प्रभारी व्यक्ति, यानी कि कोई भी इंचार्ज ऑफ व्हीकल है या फिर कैरिंग एक्साइजेबल आर्टिकल्स है, उनका ड्राइवर और पर्सन कौन होगा। तो क्लोज क्या बोलता है, क्लोज ए बोलता है कि कैरी विथ हिम द परमिट पास बिल एंड बिल्टी, यानी कि जो भी वाहन के अंदर कोई भी ड्राइवर है वो गुड्स लेके जा रहा है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसके पास परमिट होना चाहिए, पास होना चाहिए एंड बिल होना चाहिए एंड बिल्टी होनी चाहिए। ये 4 चीजें होनी कंपलसरी बोला गया है। फिर क्लोज बी बोलता है कि जो भी वाहन है यानी कि जो भी व्हीकल है वो हर एक जांच चौकी पे रोका जाएगा। देन उसमें सी क्लोज बोलता है कि जो भी वाहन है उसके अंदर जो भी गुड्स है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जांच चौकी पे चेक कराएगा। फिर बोलता है कि क्लोज डी बोलता है कि आबकारियों की वस्तुओं का निरीक्षण करने देगा, यानी कि जो भी गुड्स है उनको चेक करने के लिए अलाउ किया जाएगा। देन इसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है अगर जो भी व्हीकल है, जो भी गुड्स ले जाने के लिए जो भी व्हीकल प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें कोई भी अगर पशु है यानी कि कोई भी एनिमल कैरी करने के लिए एनिमल को प्रोवाइड किया जाता है तो उसको उस व्हीकल के अंदर एनिमल को भी शामिल किया गया है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। लास्ट को आगे